कभी सोचा है एक ऐसे हथियार के बारे में जो लड़ाई खत्म होने के कई कई साल बाद भी, मतलब दशकों बाद भी अपना कहर बरपाता रहता है। आज हम बात कर रहे हैं क्लस्टर हथियारों की। एक ऐसा हथियार जो युद्ध और उसके बाद की तबाही के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। अब यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल उठता है। क्या ये हथियार परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस पूरी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये क्लस्टर हथियार हैं क्या, और ऐसी क्या बात है कि इसकी तुलना इतिहास के सबसे विनाशकारी हथियार से की जा रही है? चलिए समझते हैं। देखिए, नाम से ही समझिए, क्लस्टर यानी गुच्छा। ये बेसिकली एक बड़ा बम होता है जो हवा में फटता है और फिर अपने अंदर से सैकड़ों और कभी-कभी तो 2000 से भी ज्यादा छोटे-छोटे बमों की बारिश कर देता है। इन छोटे बमों को बॉम्बलेट कहते हैं। सोचिए, एक ही बम से एक साथ कई फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा इलाका तबाह हो सकता है। इसीलिए तो इसे तबाही की बारिश या खौफ का दरिया भी कहा गया है। ये शब्द इसके भयानक असर को एकदम सही तरीके से बताते हैं। जब एक साथ हजारों धमाके होते हैं ना, तो बचने की कोई जगह ही नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि ये एक हथियार इतने बड़े इलाके में तबाही फैलाता कैसे है? आइए जरा इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले इसे किसी विमान या जंगी जहाज से दागा जाता है। फिर हवा में पहुंचते ही इसका जो बाहरी खोल है, मतलब मेन कनस्तर, वो खुल जाता है। इसके बाद अंदर भरे हुए सैकड़ों छोटे छोटे बॉम्बलेट चारों तरफ बिखर जाते हैं और आखिर में ये बॉम्बलेट एक बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेते हैं। मतलब हथियार एक, लेकिन असर कई गुना। अब दिलचस्प बात यह है कि इन्हें बनाया तो गया था कुछ खास मिलिट्री मकसदों के लिए, जैसे दुश्मन के टैंकों को उड़ाना, एयर स्ट्रिप्स को बेकार कर देना या फिर जमीन में बिछी माइंस को साफ करना। इसका सीधा सा मकसद था एक बड़े एरिया में फैले दुश्मन को एक साथ निशाना बनाना। लेकिन इस हथियार का असली और सबसे भयानक खतरा इसके पहले धमाके में नहीं है। वो तो लड़ाई खत्म होने के दशकों बाद तक बना रहता है। असली प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो सैकड़ों छोटे बम गिराए जाते हैं, वो सारे के सारे तुरंत नहीं फटते। उनमें से बहुत सारे जमीन पर बिना फटे पड़े रह जाते हैं और फिर ये अनजाने में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की तरह काम करते हैं, जो सालों साल एक जानलेवा खतरा बने रहते हैं। जी हाँ, एक बिना फटा हुआ बमलेट अगले 40 से 50 सालों तक एक्टिव रह सकता है। जरा सोचकर देखिए, एक लड़ाई आज खत्म हो जाए, लेकिन उसका खतरा अगली पीढ़ी के सिर पर भी मंडराता रहे। और इसका जो इंसानी पहलू है, वो सच में दिल दहला देता है। युद्ध खत्म हो जाता है, लोग अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं और तभी ये बचे हुए बॉम्बलेट्स सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आते हैं। लाओस जैसे देश में वियतनाम युद्ध के खत्म होने के दशकों बाद भी इन अनफटे बॉम्बों की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खेतों में काम करते किसान और सबसे दुखद बच्चे, जो अक्सर इन रंगीन चीजों को खिलौना समझकर उठा लेते हैं। तो सवाल उठता है कि दुनिया इस खतरनाक हथियार के बारे में क्या कर रही है? सच तो यह है कि इस मुद्दे पर दुनिया पूरी तरह से बंटी हुई है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब जर्मनी और रूस ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया। फिर दशकों बाद 2010 में इसके भयानक खतरों को देखते हुए एक इंटरनेशनल बैन, एक संधि लागू की गई। लेकिन आज भी इसके इस्तेमाल के आरोप लगते रहते हैं, जो साफ दिखाता है कि ये संधि कितने सीमित है। और ये जो बंटवारा है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है 112 देश जिन्होंने इस हथियार पर बैन लगाने वाली संधि पर साइन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी मिलिट्री पावर्स, जिन्होंने इस संधि से खुद को अलग रखा हुआ है। और इसी बंटवारे की वजह से आज हम एक बहुत बड़े संघर्ष के बीचों बीच खड़े हैं, जहां ये हथियार टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जो स्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा उलझी हुई और तनाव भरी है। अमेरिका ने यूक्रेन को ये हथियार दिए हैं, वहीं यूक्रेन ने रूस पर इनके इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रूस इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि उसके पास इन हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। और रूस की तरफ से तो एक सीधी सीधी चेतावनी भी आ चुकी है कि अगर इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर उन पर क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो वो भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बयान दिखाता है कि हालात कितने विस्फोटक हैं। अच्छा, अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल है।
भारत ने भी इस संधि पर साइन नहीं किए हैं और वो इन हथियारों का एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये हथियार आत्मरक्षा के लिए और बारूदी सुरंगों को साफ करने जैसे रक्षात्मक कामों के लिए हैं। तो आखिर में हम बस एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब किसी हथियार का खतरा युद्ध के कई दशकों बाद तक पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, तो क्या वो युद्ध या उसका मैदान कभी असल में खत्म होता है?